एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज है हमारी क्लास 27 जिसमें हम अपने इंटेलिजेंस टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक है बच्चों वो बहुत ही बड़ा है और हर एक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन इंटेलिजेंस चैप्टर से हर लेवल पे पूछे जाते हैं। तो आज हम इसमें जो हमारी दो थ्योरीज बची हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लस चर्चा करेंगे आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बल बुद्धि, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में भी आज हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं नए बच्चे जो जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें बता दूं कि बच्चों इनसे पहले की जो भी क्लासेस हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, इससे रिलेटेड भी जो वीडियो है वो अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए दिए गए नंबर पे और हमारे साथ एनरोल हो जाइए और फ्री में पढ़िए, टेस्ट भी, नोट्स भी, प्लस क्लासेस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सबसे पहले जिस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे वो है बच्चों स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। ट्रायर्किक थ्योरी को आप हिंदी में बोलते हैं बच्चों त्रिचापीय सिद्धांत। अब ट्रायर्किक थ्योरी या फिर जब डायग्राम यहाँ पे आपके सामने चल रहा है उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात की होगी। इन्होंने इंटेलिजेंस को मेनली तीन तरीके में बांटा था कि बच्चे जो है किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं या फिर अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं वो तीन चरणों में करते हैं। तो इसी हिसाब से इन्होंने बच्चों ट्रायर्किक थ्योरी को बनाया था। चलिए अब बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करी है। तो सबसे पहले है यहाँ पर बच्चों एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरा है यहाँ पर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं रचनात्मक बुद्धि। और तीसरा है यहाँ पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको बोला जाता है व्यवहारिक बुद्धि। अब ध्यान से समझेंगे इसका मतलब। इस थ्योरी में भी बच्चों को अधिकतर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से और बहुत ही आसान तरीके से आपको इसका मतलब समझना है। देखिए यहाँ पर पहली है एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल से आप क्या एक वर्ड निकाल सकते हैं यहाँ पर, एनालिसिस, यानी कि जहां पर आप किसी भी चीज का विश्लेषण करें, यानी कि यहाँ पर आप क्या है चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उस पे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं। मतलब कि आप ध्यान से जब भी किसी चीज को समझते हैं तो वो आती है बच्चों एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। अब जैसे कि आप पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है एकेडमिक्स में क्या होता है, आप अपनी जो बुक्स होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको थ्योरीज पढ़ा रही हूँ तो आप थ्योरीज को क्या है बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से समझ रहे हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर समझ रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसका बच्चों नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। और इसको बच्चों एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल से यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स, यानी आप उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उस थ्योरी को आप समझते हैं। यहाँ से क्लियर है आपको एनालिटिकल का मतलब। अब दूसरी इंटेलिजेंस की बात करते हैं जिसको बोलते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस को बच्चों एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको दोनों नेम्स बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी एक नाम क्वेश्चन में मिल सकता है। अब क्रिएटिव में आप सीधा समझ सकते हैं जहां पर आप कुछ नया बनाए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके या फिर अपने एक्सपीरियंस का, यहाँ पर क्या है एक्सपीरियंशियल, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप कुछ इमेजिन करिए, कुछ रचनात्मक चीजें बनाए, कुछ नए नए आविष्कार करेंगे, तो वहां पर आप अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जहां पर आप इमेजिनेटिव यानी कि जहां पर आप सोचे और इनोवेटिव यानी कि कोई नई चीज बनाकर किसी भी समस्या का हल निकालेंगे, तो वहां पर रचनात्मक बुद्धि यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस का वहां पर इस्तेमाल होता है। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम थर्ड को भी समझ लेते हैं सेम आसान तरीके से। यहाँ पर है बच्चों प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस।
अब यहाँ से भी देखिए, बिल्कुल इजी है समझना। प्रैक्टिकल यानी जहां पर आप एवरी डे के अपने टास्क प्रैक्टिकली कर सके, जहां पर आप खुद चीजों को करते हैं, जैसे कि आप अपने एवरी डे के टास्क करते हैं। अब कोई प्लम्बर है, वो प्लम्बिंग का काम करता है, तो वो क्या है, काम कर रहा है अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल लगा के, या फिर जो उसने कलाएं स्किल सीखी हुई है उनका इस्तेमाल करके। तो वहां पर क्या है, वो अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो एकदम सिंपल है, जहां पर कोई भी पर्सन प्रैक्टिकली कुछ चीजों को करता है, अपनी सेंस यानी कि कॉमन सेंस जो हमारी होती है, हमारी स्मार्टनेस जो होती है, उनका इस्तेमाल करके वो आती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तीनों इंटेलिजेंस क्लियर है। चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण, जहां पर बुद्धि की बात होती है, वहां पर आप चीजों को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर उन्हें समझते हैं, तो वो हो गई एनालिटिकल इंटेलिजेंस। दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, या फिर आप कह लीजिए रचनात्मक बुद्धि। यहाँ पर क्या है, आप नई चीजों का निर्माण करते हैं, इनोवेट करते हैं। चलिए बढ़िया। अब तीसरी है यहाँ पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि व्यवहारिक बुद्धि, जहां पर आप प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे, वहां पर आप इस प्रकार के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहली है एनालिटिक, जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप एनालाइज करेंगे यानी विश्लेषण करेंगे, कंपेयर करेंगे यानी कि अगर आप तुलना करते हैं, तुलना में भी क्या होता है, आप चीजों को बांटते हैं हिस्सों में, फिर उनको ध्यान से समझते हैं, देन उसका कंपैरिजन करते हैं। इवेल्युएटिंग यानी कि जब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन में भी आप बहुत ध्यान से चीजों को समझते हैं, तो वहां पर भी एनालिटिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी जहां पर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या फिर खुद चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाने वाला है, वो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उसे जो चीज आती है वो उस चीज को अप्लाई कर रहा है, अपने नॉलेज का यूज कर रहा है प्रैक्टिकली किसी भी काम को करने के लिए। चलिए बढ़िया, ये भी एकदम क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये लेडी है वो कुछ क्रिएट कर रही है, कुछ नया बना रही है, जैसे यहाँ पर वो पॉट बना रही है, तो यहाँ क्या उसने डिजाइनिंग करेगी या फिर इन्वेंटिंग करेंगे, तो वो आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर। चलिए ये क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे यस मैम दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी लास्ट थ्योरी है, हमें इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरी पढ़नी थी उसमें लास्ट है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है 3 डायमेंशनल थ्योरी, और हिंदी में इसको जाना जाता है 3 आयामी सिद्धांत के नाम से। और बच्चों इसके प्रतिपादक यानी कि इस थ्योरी को देने वाले कौन थे, वो थे बच्चों गिलफोर्ड। इन्होंने इस थ्योरी की जो है इन्वेंशन करी थी, इसके बारे में दुनिया को इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। अब जो गिलफोर्ड है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बनी है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और इन डिफरेंट पार्ट से बन के हमारी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस यानी कि हमारी बुद्धि बनती है। और जब भी हमें कोई एक स्पेसिफिक काम करना होता है तो हम पर्टिकुलर उस टाइप की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा डायग्राम है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। आपको बता दूंगी मैं कि आपको क्या चीजें यहाँ से याद रखने की जरूरत है मेन। तो यहाँ से जो आपको मेन चीजें याद रखनी है बच्चों, कि इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 हिस्सों में बांटा था। एक है कंटेंट, दूसरा है प्रोडक्ट, और तीसरा है ऑपरेशन। ठीक है, कंटेंट को बच्चों बोला जाता है हिंदी में विषय वस्तु, देन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पाद, एंड ऑपरेशन को हम बोलते हैं संक्रिया। आपको बेसिकली सिर्फ ये 3 यहाँ पर जरूरी याद रखने हैं। अब पहला हो गया कंटेंट, दूसरा हो गया प्रोडक्ट, और तीसरा हो गया ऑपरेशन। ये तो हो गए बच्चों इनके मेन पार्ट्स, लेकिन इन्होंने इन मेन पार्ट्स को फर्दर और कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे आप देख सकते हैं कंटेंट्स के अंदर है विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर, या फिर प्रोडक्ट के अंदर है यूनिट, क्लासेस। तो इस तरीके से अब आप ध्यान से समझिए किसके अंदर क्या चीज आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेशन की। ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं। हम सबसे पहले बच्चों इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
ऑपरेशन में क्या होता है, आप जिस भी तरीके से किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं वो आती है ऑपरेशन के अंदर। अब जैसे कि आप कन्वर्जेंट थिंकिंग के द्वारा सोच रहे हैं, आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के द्वारा सोच रहे हैं किसी काम को करने के लिए, आप बेसिक मेमोरी यानी कि पुरानी चीजों को याद करने के द्वारा सोच रहे हैं किसी काम को करने के लिए। तो बेसिकली आपको याद रखना है, ऑपरेशन का मतलब है जब आप किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट आप आते हैं कंटेंट्स के ऊपर। अब आपने चलो ये तो सोच ले कि हाँ मुझे सोचना है, लेकिन अब दूसरी बात यह है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। आप इमेज के तरीके से सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई पिक्चर चल रही है, आप कुछ किसी ने बोला था उसकी आवाज आप याद कर रहे हैं उसके थ्रू सोच रहे हैं, आप कुछ सिंबल के थ्रू सोच रहे हैं, आप किसी के बिहेवियर के याद कर रहे हैं उसके थ्रू सोच रहे हैं। तो ये चीज आएगी कंटेंट में, यानी कि यहाँ पर आप किस तरीके से सोच रहे हैं वो आएगा। चलिए ठीक है, ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आएगा कि चलो आपने ये भी सोच लिया कि हाँ मुझे सोचना है, दूसरा आपने किस तरीके से आप सोचेंगे उसके बारे में काम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपने वो भी कर लिया। अब एंड में क्या होगा कि उसका प्रोडक्ट निकल के आएगा, यानी आपके पास फाइनली एक आइडिया आ जाएगा उस काम को करने के लिए कि आप उस काम को किस तरीके से करेंगे या फिर वो आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों वो चीज आती है प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्लियर है, पहला यहाँ पर होगा बच्चों ऑपरेशन, देन दूसरा होगा यहाँ पर कंटेंट एंड तीसरा होगा यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, बस आपको मेन यही याद रखनी है कि कौन से 3 प्रकार के होते हैं प्लस किसके अंदर वो किस प्रकार से सोचता है। तो अगर आपको एग्जाम में कोई एक आपको ये भी बोल दिया ना सब पार्ट की बताओ ये किसके अंदर आता है, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट के अंदर किस प्रकार की चीजें आएंगी, प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार की चीजें आती हैं एंड ऑपरेशन के अंदर किस प्रकार की चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थ्योरी इतनी ही है, बाकी थ्योरीज के हिसाब से इसकी थोड़ी कम इम्पोर्टेंस है, ये रियलिटी है। लेकिन एज अ टीचर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं ज्यादातर उनमें वहीं से चीज पूछी जाती है जो बच्चे सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और वो चीज प्रिपेयर ही करके नहीं जाते। अब जैसे कि लास्ट जो टीचिंग का एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि पेडागोजी, सब्जेक्ट पेडागोजी तो इतनी ज्यादा आती ही नहीं है, थोड़ी बहुत कर लेंगे बस, ज्यादा नहीं तैयार करनी। तो क्या हुआ एंड में ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा पेडागोजी ही पूछी हुई थी। कई बच्चे तो मतलब मुंह उतर गए, अरे पेडागोजी पूछ लिए तो आती नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं थी। तो आपको हर एक चीज को अच्छे से समझ के चलना है, कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। ठीक है, थ्योरीज हमारी यहीं तक थी, इंटेलिजेंस की हमारी जितनी भी थ्योरीज थी सब हमने कंप्लीट कर ली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़नी चाहिए थी। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको बोला जाता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और हिंदी में इसको बोला जाता है बुद्धि लब्धि। क्या बोला जाता है इसको? बुद्धि लब्धि। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको बच्चों, ज्यादातर बच्चों को इसमें एक कंफ्यूजन होती है, तो आपको वो माइंड में वो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। क्या कि सब बच्चों को लगता है कि जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बिनेट ने दिया था। ये नहीं है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज क्लियर करेंगे। तो बच्चे जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उसको दिया था विलियम स्टर्न ने। और इसको दिया गया था बच्चों 1912 के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होती है, बच्चों को लगता है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिनेट द्वारा दिया गया था। नहीं, आपको ये माइंड में क्लियर रखना है कि आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में, और बिनेट ने जो है बच्चों 1905 में सबसे पहले आईक्यू टेस्ट का निर्माण करा था। ठीक है, ये दोनों चीज को अपनी क्लियर कर लो
आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा, और आईक्यू टेस्ट सबसे पहले जिसने बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण किया था, बुद्धि को मापने के लिए टेस्ट किया था, वो किया था बच्चों बिनेट ने 1905 में। तो यहाँ से आपकी ये चीज क्लियर है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आईक्यू के कॉन्सेप्ट में बिनेट लगा के आ जाते हैं। सबसे पहले तो भाई बिनेट ने क्या था, इंटेलिजेंस यानी बिनेट, इंटेलिजेंस यानी कि बिनेट। तो यहाँ पर क्लियर रखना अपनी ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या चीजें आती हैं। अब आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता चल गया, आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इससे हम मापते हैं कि किसी की बुद्धि कितनी है, मतलब किसी की बुद्धि का लेवल कितना है, वो हम इसके थ्रू मापते हैं। इसको हम बच्चों एक फॉर्मूले के थ्रू मेजर करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। मेंटल एज को आप हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज को आप हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर वास्तविक आयु। अब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का क्या मतलब है। मेंटल एज का मतलब होता है कि किसी के दिमाग की उम्र कितनी है, यानी कि वो किस उम्र के बच्चे जितना सोच सकता है। अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे की उम्र तो 10 साल है, लेकिन वो किसी 16 साल के बच्चे जितना सोच सकता है, तो उसके दिमाग की उम्र कितनी हुई, माइंड की हुई 16 साल की, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो 16 साल की उम्र के हिसाब से काम कर सकता है। तो ये तो हो गई मानसिक आयु। और क्रोनोलॉजिकल यानी वास्तविक आयु सिंपल है, यानी जितनी ओरिजिनल उसकी एज है वो कहलाती है क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेंटल एज को डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से, देन इनटू कर देते हैं 100 से। आप इसको MA/CA इनटू में 100 भी लिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब आपको एक क्वेश्चन करके मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले यहाँ पर हम एक चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कितने आईक्यू का बच्चा कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनता है कि किसी बच्चे की जो आईक्यू है इतना है, तो बताइए वो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसकी आईक्यू बच्चों 20 से कम होगी वो कहलाएगा प्रोफाउंड डिसेबिलिटी। एक सेकेंड, यस, जिसकी आईक्यू बच्चों 20 से नीचे होगी उसे कहेंगे हम प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, यानी कि जिसको बहुत ही ज्यादा मेजर मानसिक रूप से, मतलब वो कह लीजिए डिसेबल है, विकलांग है, वो आता है प्रोफाउंड डिसेबिलिटी के अंदर। जब मैं आपको इनके बारे में पढ़ाऊंगी, मैं वहां पे अच्छे से आपको इनके बारे में एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल आपसे समझ लीजिए, जिसका आईक्यू 20 से 49 के बीच में होगा वो कहलाता है सीवियर डिसेबिलिटी। जिसका 50 से 69 के बीच आएगा वो आएगा मॉडरेट डिसेबिलिटी। 70 to 79 आएगा माइल्ड डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, जिसका भी 80 से नीचे होगा वो सारे तो आते हैं डिसेबिलिटी के अंदर, यानी जिनको मानसिक रूप से जो है थोड़े विकलांग है, मानसिक रूप से उनका दिमाग थोड़ा सा कम है, वो सारे आते हैं बिलो 70 के अंदर, बिलो 80 के अंदर। पहले 70 के अंदर आते थे, लेकिन अब फिलहाल जो चेंज हुआ है, रिवाइज हुआ है, उसके हिसाब से 80 के अंदर आते हैं। अब 80 से 89 आ जाते हैं डल, नॉर्मल है लेकिन मतलब पढ़ने में बेकार है, मतलब दिमागी रूप से तो उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा बेकार है। जैसे तो फेल होते हैं ना क्लास में बच्चे, वो आते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर 90 to 109 के अंदर आएंगे एवरेज या फिर नॉर्मल बच्चे। 110 एंड 119 के बीच में आएंगे हाई एवरेज। तो जो ये होते हैं बच्चों, ये वाला लेवल है, ये सारे बच्चे आते हैं एवरेज के अंदर कह लीजिए, या फिर अबव एवरेज के अंदर कह लीजिए आप, ये इन दोनों लेवल के अंदर आते हैं। अब जिसका 120 से और 145 से ऊपर होएगा वो आते हैं जीनियस के अंदर, या फिर आप इनको गिफ्टेड चाइल्ड भी कह सकते हैं। अभी हाल ही में एक बच्चा ऐसा मिला है जिसकी आईक्यू 160 प्लस है, यानी कि आइंस्टाइन की आईक्यू अब तक सबसे ज्यादा मानी जाती थी, उसकी आईक्यू उनसे ज्यादा है। तो सोचिए वो कितना ज्यादा होशियार होगा। तो यहाँ से आपको बस मोटा मोटा ये चीज याद रखनी है कि 80 से नीचे जो आते हैं वो डिसेबल के अंदर आते हैं, 120 से जो नीचे आते हैं वो एवरेज या फिर अबव एवरेज के अंदर आते हैं, और जो 120 से ऊपर आते हैं बच्चों वो आते हैं गिफ्टेड चाइल्ड या फिर जीनियस के अंदर। ये बहुत ही कम होते हैं। सबसे ज्यादा आपको
इन लेवल के बच्चे देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत कम मिलेंगे और ये भी कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ से ये चार्ट क्लियर है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि आईक्यू का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि आप बल बुद्धि निकाल के बताइए, बुद्धि लब्धि निकाल के बताइए किसी बच्चे की जिसकी मेंटल एज, सॉरी यहाँ पे मेंटल मेंशन है, एक सेकेंड, जिस बच्चे की मेंटल एज यानी मानसिक एज है 15 साल, यहाँ पे लिख लेंगे मेंटल एज कितनी है 15 साल, एंड क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो वास्तविक एज है वो है 10 साल। चाहे हिंदी वाले मीडियम भी है वो इसी तरीके से क्वेश्चन को लिखना, क्योंकि मतलब कि इस तरीके से आपके लिए बहुत इजी रहेगा। यहाँ पर सिंपल हमें आईक्यू निकालना है, तो आईक्यू का फॉर्मूला हमें पता है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों MA/CA इंटू में 100। तो हम यहाँ पर MA की वैल्यू पुट कर देंगे 15, CA की वैल्यू पुट कर देंगे 10, देन इंटू 100। तो यहाँ पर इस बच्चे का आईक्यू आ गया 150। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि बच्चे की आईक्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप यहाँ से इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मेंटल एज पूछी गई है, यानी कि आईक्यू ऑलरेडी गिवन है। आईक्यू है बच्चे का 160, मेंटल एज आपको निकालनी है, एंड जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 10 ईयर्स। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे, MA/CA इंटू में 100 इज इक्वल टू होता है आईक्यू। तो M है हमें यहाँ पे निकालना है, CA यहाँ पे हमें 10 गिवन है, एंड आईक्यू है यहाँ पे 160। तो सिंपल मैथ्स करना है, एग्जाम में आप मैथ्स भी करेंगे तो ये तो आपके लिए इजी होना चाहिए, ऐसे कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो जो मेंटल एज है वो हो जाएगी बच्चे की 16 ईयर्स। बहुत इजी है, देखो इतना ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में आ गए तो भाई हमारे मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हैं, ये तो छूट ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, आज के लिए इंटेलिजेंस में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में भी एक और क्लास हमें लगेगी इंटेलिजेंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर से नहीं पढ़ाते कि मतलब सीटेट क्लियर हो जाए, हम PRT लेवल तक पढ़ा रहे हैं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरी बारीकी से समझाया जाएगा, इसलिए इंटेलिजेंस को खत्म करने के लिए हमें 4 क्लासेस लगेंगी। तो अगले में हम यही इंटेलिजेंस के जो टेस्ट होते हैं, कि हमने ये तो पढ़ लिया आईक्यू का नॉर्मल टेस्ट, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं। तो अगली क्लास में हम इंटेलिजेंस के जितने भी टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले संडे को तो आपका टेस्ट भी है, तो टेस्ट के लिए तैयार हो जाना, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। जिनकी भी रिवीजन रह रही है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे क्या था, बच्चे सारे बिजी थे, मतलब नहीं कर पाए, तो सब एक बार गो थ्रू कर लेना टेस्ट से। आपका टेस्ट एज यूजुअल आपको संडे को शाम को 5 बजे होगा, और देखते हैं इस बार किसकी रैंक आई फर्स्ट। तो चलिए, अब एज यूजुअल हमारा जो रिचुअल है, छोटा सा क्विज राउंड होगा, क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, और देखेंगे कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और कितने बच्चों की नॉलेज में थोड़ा सा गैप रह गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। सो द क्वेश्चन 1 फॉर टुडे इज, आपको अभी स्टर्नबर्ग की थ्योरी के बारे में पढ़ाया गया है, ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में। उसके अंदर आपको मैंने 3 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है, तो आप चारों ऑप्शन में बताएंगे कौन सी एक इंटेलिजेंस उसके अंदर आती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके लिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है आपके लिए रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है आपके लिए एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर आपके लिए मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको एक बच्चे की आईक्यू कैलकुलेट करनी है जिसकी मेंटल एज है बच्चों 20 ईयर्स और जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज है 15 ईयर्स। तो आप, मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, सिंपल आप मुझे आंसर बताएंगे कि कितना आईक्यू उसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताइए कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि क्या होती है। ऑप्शन ए, ये एक सेट है कैपेबिलिटीज का। ऑप्शन बी, ये है एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, यानी कि दूसरों की नकल करना।
ऑप्शन सी है यहाँ पर कि ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके अंदर और कुछ नहीं होता, खाली एक इंटेलिजेंस ही होती है। एंड ऑप्शन डी है इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक तरीके की एबिलिटी होती है। चलिए ठीक है, आज आप इन 3 क्वेश्चन के ही आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, देन मुझे पता चल जाएगा किसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर किसी का कोई आंसर गलत होता है तो आपको वो कमेंट बॉक्स में ही दोबारा से समझा दिया जाएगा एज यूजुअल, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए बच्चे, मिलेंगे अब हम अगली क्लास में। अगली क्लास कब होगी आपकी, यानी कि मंडे को, लेकिन संडे को हम डिस्कशन में भी मिलेंगे दोबारा, जहां पर हम टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, प्लस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, ताकि हमारा चैनल और ज्यादा बढ़ता रहे, दोस्त हमारे साथ मिलते रहे, परिवार बने। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।